हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चालू की थी, उस सीरीज के अंदर 155 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और कल अपने 143 नंबर क्वेश्चन रह गया था। उस क्वेश्चन को आज सोल्यूशन करके 156 से स्टार्ट करेंगे। ओके, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए और चलते हैं अभी क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट रहे क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किस दोलित्र का क्यू फैक्टर सबसे अधिक स्टेबल होता है और उस दोलित्र की फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात की जा सकती है? दोलित्र का आपको नॉर्मली पता रहेगा कि दो जो अपने पास दोलित्र रहता है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है। ऑप्शन ए एंड बी बन रहे हैं दोनों, लेकिन अभी अपने सबसे पहले बात करते हैं हार्टले दोलित्र। हार्टले जो दोलित्र रहता है हार्टले जो दोलित्र होता है ये रेडियो टीवी के अंदर यूज किया जाता है। रेडियो रिसीवर के अंदर ये ऑसिलेटर यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ट्यून्ड परिपथ रहता है, एल इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको ट्यून्ड सर्किट कहते हैं। जिस प्रकार ये एल है और ये है अपने पास सी। कैपेसिटर को क्या होता है कि कैपेसिटर को बी से टैपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो कंडक्टिंग जो प्लेट होती है वो इंसुलेटर के द्वारा अलग रहती है, तो बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं, तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो इंडक्टर रहता है इसको हार्टले दो लीटर के अंदर ट्यून्ड संग्राहक और ट्यून्ड बेस जो ऑसिलेटर रहता है उसके अंदर तो अपने नॉर्मली इसको ट्यून्ड सर्किट को सीधा यूज में लेते हैं। लेकिन हार्टले जो ऑसिलेटर रहता है इसके अंदर बीच से टेपिंग की जाती है। टेपिंग की है इसका मतलब क्या है कि कोई अपने पास कॉइल है वो दो भागों में डिवाइड होगी। अब दो भागों में डिवाइड होगी तो कॉइल है इसको अगर तीन स्थान से डिवाइड कर देंगे तो चार इंडक्टर बन जाएंगे। इसीलिए एक स्थान से डिवाइड किया है तो ये दो भागों में डिवाइड होगी और दो इंडक्टर की भांति व्यवहार करेगी। तो इसके अंदर बीच से इसके अंदर क्या होता है, जो अपने पास अनुनाद जो रहते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए रहता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को नियंत्रण कर सकती है। तो इसके अंदर नॉर्मली फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला रहता है 1/2 पाई अंडर रूट L1 L2 ब्रैकेट में C1। ओके, इस फॉर्मूले के द्वारा अपने फ्रिक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अपने पास जो ऑप्शन सी है वो राइट है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। हार्टले दो लीटर है और इसके लिए ये फॉर्मूला भी गलत है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 पाई लिख दिया। ओके, अब क्रिस्टल ऑसिलेटर की बात आ गई। क्रिस्टल ऑसिलेटर के अंदर जो अपने पास ये ट्यून्ड सर्किट रहता है इसके अंदर इंडक्टर को डिवाइड करने की बजाय इंडक्टर को दो भागों में विभाजित करने के अलावा इसके अंदर दो कैपेसिटर लगाते हैं अपने सीरीज के अंदर और यहाँ से टेपिंग ले लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर अपने पास फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई गुणा अंडर रूट 1 अंडर रूट C1 गुणा C2 C1 प्लस C2। ये तो फॉर्मूला आ गया अपने पास पैरेलल कैपेसिटर को, जो रहते हैं सीरीज में जो कैपेसिटर रहते हैं उनका टोटल कैपेसिटेंस के लिए, और गुणा रहेगा L1। ओके, तो फिर ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ए नंबर ऑप्शन अपने पास बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एक क्रिस्टल जो ऑसिलेटर रहता है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक कोलपिट रहता है। 100 मेगाहर्ट्ज तो क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है। ये ऑसिलेटर के अंदर फ्रिक्वेंसी जो रहती है 1/2 पाई अंडर रूट C1 गुणा C2 अपन में C1 प्लस C2 गुणा L1। हर्ट्ज के अंदर फ्रिक्वेंसी ज्ञात कर सकते हैं। और जो अपने पास ये क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है इस ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी
क्यू जो स्टेबिलिटी रहती है ये सबसे ज़्यादा होती है, क्यू जो रहता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, क्यू फैक्टर। तो अपने चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए अपने पास। 156 भी कर लिया। तब केबल का सर्ज इम्पीडेंस, अगर ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर जो रहता है इसके लिए 400 ओम का सर्ज इम्पीडेंस रहता है। और जो अंडरग्राउंड केबल्स की बात करें, अंडरग्राउंड केबल्स की बात करें तो इसके अंदर जो क्यू रहता है, इसके अंदर जो रहता है सर्ज इम्पीडेंस ये होता है 40 ओम, 40 ओम का। अब केबल की लंबाई कम हो ज्यादा हो लेकिन सर्ज इम्पीडेंस की जो वैल्यू रहती है इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर रहेगा ए, किसी केबल के सर्ज इम्पीडेंस के मान में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसकी लंबाई कम हो या हो ज्यादा हो। PILCSTAC, पेपर इंसुलेटेड, PILCSTAC। और यहाँ पर है ए के स्थान पर, एस के स्थान पर डी, तो इसकी लिखते हैं फुल फॉर्म, पेपर इंसू पेपर इंसुलेटेड लेड, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेपर्ड आर्मर्ड केबल। पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेपर्ड आर्मर्ड केबल, और सिंगल के स्थान पर ये जो सेकंड है इसके अंदर आ जाएगा पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड डबल टेपर्ड आर्मर्ड केबल। ओके, तो ये वोल्ट जो केबल्स रहती है ये 650 वोल्टेज तक वर्क करती है। वोल्टेज सीमा के संबंध में अमान्य नहीं कथन का चयन करें। अमान्य नहीं मतलब मान्य स्टेटमेंट, इनवैलिड नॉट इनवैलिड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो वैलिड स्टेटमेंट के बारे में ही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 158, हवाई जहाजों में किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है? जो एरोप्लेन्स रहते हैं इनके अंदर फ्रीक्वेंसी अपने लेते हैं 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई है तो वोल्टेज की वैल्यू कम रहेगी। ओके, और जो इस ट्रांसफार्मर वगैरह तो जो रहते हैं इनके साइज भी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान जैसे आपको बताऊं भाई 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है और ये 50 हर्ट्ज पर वर्क कर रहा है। अगर इसे 200 हर्ट्ज से कनेक्ट कर दिया जाए तो केवी रेटिंग क्या रहेगी? बताओ। 100 केवी का ट्रांसफार्मर है अपने पास, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। अगर इसे 200 हर्ट्ज पर कनेक्ट कर दिया जाए तो ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग क्या होगी? अगर 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है इसके अंदर अपने को चाहिए जो लेमिनेशन होती है इसकी मोटाई 0.35 mm। ओके, और जो 25 हर्ट्ज की बात करें तो 25 हर्ट्ज के लिए चाहिए अपने को 0.5 mm की। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम होने पर लेमिनेशन की मोटाई बढ़ रही है, जबकि अब 50 हर्ट्ज है तो 200 हर्ट्ज की बात करें तो इसके लिए टेप जो लेमिनेशन होगा पटल रहेगी उसकी मोटाई कम रहती है, विड्थ की वैल्यू कम होती जाती है। ओके, तो अभी अपने पास इसका रहेगा KVA2 इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा KVA1 इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी 2 अपॉन में फ्रिक्वेंसी 1। अपने को KVA रेटिंग सेकंड चाहिए तो इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो 2 की वैल्यू है अपने पास KVA2 ज्ञात करना है तो KVA1 है अपने पास 100 KVA और गुना फ्रिक्वेंसी 2 है 200 हर्ट्ज अपॉन में फ्रिक्वेंसी, पहले फ्रिक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज तो आया 4। तो अब ये ट्रांसफार्मर 400 KVA के लिए वर्क करेगा। ओके,
फ्रिक्वेंसी वैल्यू बढ़ने पर ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग भी इंक्रीज होती है। ओके, अभी अपने पास आंसर रहेगा 400 हर्ट्ज, इस ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 159। रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में सिंगल लाइन सर्विस होने पर दो सब स्टेशनों के मध्य कितनी दूरी होती है, और डबल लाइन सर्विस में दो सब स्टेशनों के मध्य कितनी दूरी क्रमशः कितनी होती है। तो रेलवे ट्रैक्शन की बात करें तो इसके अंदर डीसी सीरीज मोटर को यूज किया जाता है। प्रेजेंट टाइम के अंदर जो इनके अंदर जो वोल्टेज फ्रिक्वेंसी का जो सिस्टम रहता है, इसके अंदर सप्लाई फ्रिक्वेंसी जो रहती है, ये कैंडो प्रणाली यूज में ली जाती है। कैंडो प्रणाली, कैंडो प्रणाली के अंदर क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज सप्लाई में बदलते हैं। थ्री फेज सप्लाई सिस्टम के अंदर इसे ही कैंडो सिस्टम कहते हैं। ओके, डीसी सीरीज मोटर यूज में लेते हैं। मोटर की रेटिंग 2200 एचपी तक रहती है और 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए रहती है। ओके, और 200 से 400, 200 से 600 वोल्टेज रेटिंग की ये मोटर होती है। अभी दो सब स्टेशनों की बात करें और सिंगल ट्रैक्शन सिस्टम में भी रेलवे एक जाएगी तो दूसरी आ नहीं सकती, केवल जाएगी, उसके जाने के बाद में ही वापस आएगी। इसका मतलब है कि सिंगल लाइन ट्रैक्शन सिस्टम है तो सिंगल लाइन के अंदर दो सब स्टेशनों के बीच में डिस्टेंस रहती है। सिंगल लाइन सर्विस होने पर दो सब स्टेशनों के मध्य दूरी तो वो चाहिए अपने को 4.8 मीटर, 8 किलोमीटर। ओके, डबल ट्रैक्शन ड्यूल ट्रैक्शन ड्यूल ट्रैक्शन सिस्टम होने पर इसके अंदर दो सब स्टेशनों के मध्य दूरी रहती है 3.2 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा अपने पास बी, 4.8 किलोमीटर और 3.2 किलोमीटर। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 160। विद्युत बल रेखाएं व चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार के ग्रुप की विशेषता रखती है। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिकल लाइंस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल लाइन क्या होती है, जो चार्ज रहता है ये पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये तो नहीं भी बैटरी को अपने चार्ज कर लिया और जो उसके अंदर चार्ज मौजूद है वो सर्कुलेशन करता रहेगा, बैटरी कभी डिस्चार्ज कंडीशन में नहीं आती। तो ऐसा नहीं होता। चार्ज जो रहता है पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव की ओर चलता है, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ये हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल की ओर रन करता है। ओके, और अपने बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, चुंबकीय बल रेखाओं की, तो ये हमेशा बाहर से जो रहती है इसकी, बाहर ये चलती है नॉर्थ से साउथ की ओर, और अंदर की बात करें तो अंदर से चलती है साउथ से नॉर्थ की ओर। कभी ये बल रेखाएं समाप्त नहीं होती। एक चुंबक जो रहता है अपने पास परमानेंट मैग्नेट, ये चुंबकीय बल जो रहता है हमेशा किसी मेटल पर अपने अट्रैक्शन करवाते हैं या रिपल्शन करवाते हैं तो हमेशा रहता है, लेकिन कभी इसका मैग्नेटिज्म समाप्त नहीं होता जब तक इसे चोट ना दे हेवी, या इसे अग्नि में ना रखें तो उसके अंदर परमानेंटली जो मैग्नेट के गुण रहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के रूप में रहता है, ये स्टोर कोरोसिव फोर्स रहता है। तो अभी अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर, रिडंटिविटी, हाई रिडंटिविटी रहती है इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट के अंदर, हाई उच्च धारणशीलता मतलब। अभी अपने पास हो जाएगा भी जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है ये पॉजिटिव से चलेगी और नेगेटिव पर समाप्त हो जाती है कोई चार्ज, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन रहती है, मैग्नेटिक जो बल रहता है इसके अंदर हमेशा बाहर से चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर, अंदर से रहती है साउथ से नॉर्थ की ओर, और कभी ये समाप्त नहीं होती है। ओके,
तो क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास विद्युत बल रेखाएं हो जाएगी ओपन लूप की और चुंबकीय बल रेखाएं रह जाएगी क्लोज लूप के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 161, बड़े सबस्टेशन में कितनी अर्थफीट हो सकती है? तो अधिकतम 3 अर्थफीट रह सकती है। और सब स्टेशनों के अंदर बड़े सब स्टेशनों की या जनरेशन स्टेशन की बात करें, लार्ज ग्रिड सब स्टेशन या जनरेशन स्टेशन, तो उनके अंदर जो अर्थ का रेजिस्टेंस रहता है वो 0.5 से लेकर 1 ओम के मध्य रहता है। और छोटे सब स्टेशन की बात करें तो इनके अंदर 1 ओम से लेकर 2.5 ओम के मध्य रहता है। और घरेलू प्रतिष्ठानों के अंदर अर्थ रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 2.5 ओम से लेकर 5 ओम्स के मध्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 162, डोमेस्टिक लोड जो रहता है इसका लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर की बात करें तो लोड फैक्टर रहता है अपने पास एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम लोड का अनुपात जो रहता है, एवरेज लोड अपॉन में मैक्सिमम लोड का अनुपात जो रहता है वो लोड फैक्टर रहता है। डाइवर्टिसिटी, डाइवर्टिसिटी जो फैक्टर होता है इसे अपने ज्ञात कर सकते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत मांगों का योग अपॉन में अधिकतम मांग। ओके, व्यक्तिगत मांगों का योग अपॉन में अधिकतम मांग। डिमांड फैक्टर की बात करें, डिमांड फैक्टर डिमांड फैक्टर रहता है अपने पास अधिकतम मांग अपॉन में कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड के अंदर क्या होता है, क्या अपने जो किसी उपकरण को चालू कंडीशन में रख रखा है उसके अंदर जो पावर कंजप्शन हो रही है उसको कनेक्टेड लोड में रखेंगे। कनेक्टेड लोड अपने पास रहता है कि अपने जिस टाइम घर की या कोई औद्योगिक क्षेत्र में किसी कंपनी की उसके अंदर जो वायरिंग कर रही है, वायरिंग करते टाइम कोई 100 वाट का सॉकेट लगा दिया आपने या 1000 वाट का सॉकेट लगा दिया, चाहे होल्डर हो कुछ भी हो, तो उसके अंदर जिस टाइम लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है तो उसके अंदर जो कोई उपकरण लगा हुआ हो या ना लगा हुआ, वायरिंग करते टाइम लगा दिया तो उसको कनेक्टेड लोड की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, अभी अपने पास जो डोमेस्टिक लोड रहता है इसका लोड फैक्टर की वैल्यू होती है 10 से 12% या 10 से 15 कह दो। इरिगेशन जो लोड, कृषि लोड की बात करें तो ये लोड रहता है अपने पास 15 से 25% लोड फैक्टर की वैल्यू। कॉमर्शियल लोड की बात करें तो ये 25 से 30% रहता है। इंडस्ट्रियल लोड की बात करें तो ये 60 से 75% तक रहता है। ओके, डोमेस्टिक लोड का लोड फैक्टर 10 से 12%, कृषि लोड का रहेगा 15 से 25% और कॉमर्शियल लोड का रहेगा 25 से 30 और इंडस्ट्रियल लोड का रहेगा अपने पास 60 से 75%। तो पहले का हो जाएगा अपने बी, सब में बी है। कॉमर्शियल लोड की बात करें तो कॉमर्शियल लोड रहता है 25 से 30, एफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने पास राइट है। और 3 नंबर है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल लोड रहता है ए यानी कि 60 से 75% और कृषि जो लोड रहता है, लोड फैक्टर होता है ये 15 से 25% रहता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो अपने पास 162 का आंसर नंबर रहेगा बी
क्वेश्चन नंबर 163, वन डी ग्राफ जनरेटर में वोल्टेज और धारा और किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वन डी जो अपने पास जनरेटर रहता है, वन डी ग्राफ जनरेटर, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज में लिया जाता है। हाई वोल्टेज इसका आउटपुट रहता है और करंट रेटिंग जो रहती है ये लो होगी। ओके, और ये कार्य करता है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर करता, अपने ऑप्शन बना रहे हैं बी एंड सी इस हिसाब से, लो करंट या हाई करंट। तो अपने पास ये रहता है लो करंट के लिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऊपर कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के ऊपर वर्क करता है। ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास सी, हाई वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग के लिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर कार्य करता है, प्रभाव पर कार्य करता है, इफेक्ट्स पर। क्वेश्चन नंबर 164, सिंक्रोनस मोटर को नो लोड ओवर एक्साइटेड चलाने पर और लोड के समीप जोड़े जाने पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो ये अपने सिंक्रोनस मोटर को तीन तरह से एक्साइट करते हैं, अंडर एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन। ओके, तो अंडर एक्साइटेशन के अंदर बैक ईएमएफ और वोल्टेज के टर्मिनल वोल्टेज के मध्य संबंध देखें तो अंडर एक्साइटेड होगा तो बैक ईएमएफ की वैल्यू कम होगी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। ओके, नॉर्मल एक्साइट है तो बैक ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ओवर एक्साइटेड कंडीशन में है तो बैक ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी टर्मिनल वोल्टेज से। ओके, आर्मेचर धारा की वैल्यू देखते हैं, अंडर एक्साइटेड कंडीशन में होगा और या हो ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में, दोनों कंडीशन में ही करंट जो आर्मेचर करंट रहता है इसकी वैल्यू पीक रहेगी, अधिकतम होगी। तो आर्मेचर करंट जो है ये होगा मैक्सिमम और ओवर एक्साइटेशन में भी इसकी वैल्यू रहेगी मैक्सिमम। नॉर्मल एक्साइटेशन जो रहता है 100% एक्साइटेशन जिसको कहें, तो उसके अंदर करंट, आर्मेचर करंट जो रहता है वो मिनिमम होता है। ओके, पावर फैक्टर की बात करते हैं, अंडर एक्साइटेड होगा तो पावर फैक्टर लेगिंग होगा, जो नॉर्मल एक्साइटेशन में पावर फैक्टर यूनिटी होगा, ओवर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लीडिंग होगा। अंडर एक्साइटेशन के अंदर पावर फैक्टर लेगिंग, नॉर्मल एक्साइटेशन में यूनिटी और ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग, लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा। ओके, अब पावर फैक्टर लेगिंग है तो आर्मेचर एक्शन कैसा होगा? डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन रहेगा, डी डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। ओके, नॉर्मल एक्साइटेशन है तो आर्मेचर रिएक्शन जो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा, और अवर एक्साइटेशन कंडीशन में है तो आर्मेचर रिएक्शन होगा मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। ओके, ये आर्मेचर रिएक्शन रहता है। अंडर एक्साइटेड है तो बैक ईएमएफ कम होगा, नॉर्मल है तो बैक ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, अवर एक्साइटेशन है तो बैक ईएमएफ की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होगी। अंडर एक्साइटेड है आर्मेचर करंट मैक्सिमम होगा, ओवर एक्साइटेशन है तो आर्मेचर करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन नॉर्मल एक्साइटेशन में आर्मेचर करंट मिनिमम होगा। पावर फैक्टर की बात करते हैं तो अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लेगिंग, नॉर्मल में यूनिटी और ओवर एक्साइटेशन में रहेगा लीडिंग पावर फैक्टर। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन अंडर एक्साइटेड है तो रहेगा डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन, नॉर्मल एक्साइटेशन है तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन, ओवर एक्साइटेशन है तो रहेगा अपने पास मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन। ओके, अब इसको जो सिंक्रोनस मोटर रहती है इसे नो लोड के ऊपर
और ओवर एक्साइटेड चलाने पर और लोड के समीप यानी कि रिसीविंग एंड पर अपने जब इसको पैरेलल्स में कनेक्ट करते हैं तो ये लेगिंग जो लोड रहता है उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करता है। लीडिंग जो अपने पास सिंक्रोनस मोटर को नो लोड ओवर एक्साइटेड चलाने पर जब इसे लोड के समीप यूज में करते हैं, रिसीविंग एंड पर यूज करते हैं तो लेगिंग जो पावर फैक्टर रहता है उसको लीडिंग पावर फैक्टर के द्वारा न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण पावर फैक्टर यूनिटी के आसपास आ जाता है। ओके, और इसके अंदर ये वोल्ट पावर फैक्टर करेक्शन के साथ साथ वोल्टेज स्टेबिलिटी प्रदान करवाता है। ओके, अल्टरनेटर का आएगा तो अल्टरनेटर का एक साथ बता दिया तो आगे पीछे हो जाएगा, इसीलिए बाद में बताएंगे। लेकिन अल्टरनेटर में देखते हैं कि अल्टरनेटर के अंदर एक्साइटेशन के द्वारा कि अपने क्या कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक्साइटेशन से एक तो वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं अपने अल्टरनेटर की, और अपने कंट्रोल कर सकते हैं पावर फैक्टर को। ओके, और दूसरा बात करें, अगर प्राइम मूवर की पावर को चेंज करें तो अपने पावर को चेंज कर सकते हैं और फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ओके, सिंक्रोनस गति के लिए फॉर्मूला रहता है 120 F/P। अब सिंक्रोनस गति जो जिस पर अल्टरनेटर वर्क कर रहा है, सिंक्रोनस गति ज्ञात करते हैं फ्रीक्वेंसी और पोल की सहायता से। अब सिंक्रोनस गति बढ़ाएंगे प्राइम मूवर के द्वारा, प्राइम मूवर की थोड़ा पावर बढ़ाकर, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो ही बढ़ेगी। एक्साइटेशन से चेंज नहीं होती है कभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। एक्साइटेशन से कंट्रोल करते हैं पावर वोल्टेज और पावर फैक्टर की वैल्यू को, और प्राइम मूवर के द्वारा करते हैं पावर और फ्रीक्वेंसी को नियंत्रण। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास सी, ए एंड बी। पावर फैक्टर करेक्शन के साथ वोल्टेज स्टेबिलिटी प्रदान करवाता है। क्वेश्चन नंबर 165, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रतिरोधक तापमान गुणांक क्या होता है। बैटरी जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, जो अपने पास कंडक्टर मटेरियल रहते हैं, इनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। इसका मतलब है कि जैसे ही कंडक्टर पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रहती है ये इंक्रीज करेगी, और कंडक्टिविटी की वैल्यू रहती है, कंडक्टिविटी की वैल्यू हो जाती है कम। और इनके अंदर रहता है डी बाय तापमान। तो डी बाय तापमान जो रहता है, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स रहते हैं उनके ऊपर जो क्यूरी टेम्परेचर रहता है उसी प्रकार डी बाय तापमान कंडक्टर मटेरियल के ऊपर रहता है। डी बाय तापमान होता है जैसे कंडक्टर के ऊपर वह तापमान जिसके ऊपर उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टेंस जो होता है वो लिनियर में बदलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी मात्रा में ही अपने पास रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होगा। उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस तापमान पर कंडक्टर का व्यवहार, कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो लिनियर में बदलना स्टार्ट हो जाता है टेम्परेचर के साथ, उस तापमान को डी बाई तापमान कहते हैं। और अपने पास कॉपर के लिए डी बाई तापमान 315 डिग्री केल्विन, और एल्यूमिनियम के लिए रहता है 398 डिग्री केल्विन। ओके, सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, इन दोनों के अंदर एनटीसी रहता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस में कमी और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये रहता है एंटीसी मटेरियल। एंटीसी कैटेगरी के अंदर प्रतिरोधक तापमान गुणांक जो रहता है, इनके अंदर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर रहेगा ए, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 165 का ऑप्शन रहेगा अपने पास ए। क्वेश्चन नंबर 166, ट्रांजिस्टर सी एफ 300 है, इसमें यह किस सामग्री और किस उपयोग को प्रदर्शित कर रहा है। आपको जस्ट पिछले लेक्चर में
जो अपने 156 तक क्वेश्चन किए थे उस लेक्चर के अंदर यही, उसके अंदर शायद तक नहीं करवाई यार आपको। हाँ 120 से जो 140 तक क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने ये टेबल पूरी करवाई थी। आज दोबारा कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा साथ में। इसमें जो फर्स्ट अंक रहता है, प्रथम जो अंक रहता है, ये करता है कि मटेरियल्स जो अपने पास युक्ति है ये किस सामग्री की बनी हुई है। ओके। जो द्वितीय अंक रहता है, द्वितीय अंक रहता है, ये अपने को शो करती है कि इसका यूज क्या है। ओके। तो जिस प्रकार सी लिखा हुआ है ये अपने को शो कर रहा है कि सामग्री किसकी बनी हुई है, और एफ अपने को शो कर रहा है कि इसका यूज क्या है। ओके। तो आपने देखते हैं इसको। इसके अंदर मटेरियल्स रहते हैं ए, बी, सी, डी और आर। ए रहता है अपने पास जर्मेनियम, ए रहता है जर्मेनियम। बी होता है सिलिकॉन, सी रहता है गैलियम आर्सेनाइड, डी रहता है गैलियम फास्फाइड और आर रहता है कैडमियम सल्फाइड। ओके। अगर जो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए सी एफ 300 या बी डी 475, तो ऐसे जो ट्रांजिस्टर रहते हैं, चाहे वो ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में हो एफ की कैटेगरी में हो, उनके अंदर फर्स्ट अंक जो रहेगा वो सामग्री को शो करेगा किस मेटल के द्वारा ये बनी हुई है। सेकंड जो अपने पास जो रहता है अल्फाबेट, ये अपने को शो करेगा भी ये किस के काम में आने वाली है, किस यूज में रहने वाली है। तो इसी प्रकार अपने फर्स्ट के अंदर मटेरियल्स रहते हैं कोड के हिसाब से ए बी सी डी आर। ए जर्मेनियम को शो करेगा, बी सिलिकॉन को, सी गैलियम आर्सेनाइड को, डी गैलियम फास्फाइड को और आर कैडमियम सल्फाइड को। ओके, नोट कर लेना। देखते हैं सेकंड अंक के बारे में। सेकंड में अपने पास रहता है ए जो होगा ये शो करता है हाई स्पीड डायोड को। बी जो रहता है ये शो करेगा वेरिएबल कैपेसिटेंस को। सी जो रहेगा इंटरमीडिएट एम्पलीफायर को विथ नोट पावर ट्रांजिस्टर को। यानी कि जो सी रहता है, सी अपने पास अगर कोड मिला है तो इसका मतलब है बी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी विद नोट पावर ट्रांजिस्टर। ओके, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी विद नोट पावर ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर नहीं है, विद नोट पावर ट्रांजिस्टर। ओके। ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपने पास ऑडियो फ्रिक्वेंसी। ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होगा अगर अपने को कोड मिला है डी ऑडियो फ्रिक्वेंसी विद पावर ट्रांजिस्टर के लिए यूज होगा। ओके। अगर अपने को कोड मिले डी ई, ई अगर अपने पास कोड आता है इसका मतलब है टनल डायोड है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन रखता है और फॉरवर्ड वाइज में यूज होगा। ई एफ आ जाए अपने पास कोड, तो एफ का मतलब है ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज होगा विद नोट पावर ट्रांजिस्टर। नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। देखते हैं आगे। और आर एस टी की बात करें तो इन ये जो कोड रहते हैं इनके अंदर कंट्रोलिंग एंड स्विचिंग उपकरण रहते हैं। वाई की बात करें तो ये रहता है अपने पास रेक्टिफायर, और जेड रहता है जेनर डायोड या वोल्टेज रेगुलेटर। एंड वोल्टेज रेगुलेटर।
ओके। ओ जो रहता है अपने पास, ओ शो करता है फोटो कपलर को। पी जो रहता है, पी के अंदर होगा रेडिएशन सेंसिटिव डिवाइसेज। पी क्यू, पी क्यू जो रहेगा अपने पास, ये रहता है रेडिएशन जनरेशन डिवाइसेज। पी रहता है रेडिएशन जनरेशन डिवाइस। ओके। अभी अपने आप ही का नोट कर लेना और अपने देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी है तो मतलब गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल है। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है अपने पास, और डी है इस हिसाब से। एफ को देखें तो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी है विद नॉट पावर ट्रांजिस्टर, तो ऑप्शन नंबर रहेगा अपने पास डी। ओ डी रहेगा। अगर अपने पास डी और सेकेंड अंक जैसे ये अल्फाबेट, तो उसका मतलब है कि जो अपने पास ट्रांजिस्टर है ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी का है लेकिन विद पावर ट्रांजिस्टर है, लेकिन यहाँ पर एफ है तो इसका मतलब है नॉट पावर ट्रांजिस्टर। डी और एफ के मध्य आ रहा है टनल डायोड यानी कि ई। ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 167। ऑटोमेटिक स्टार, ये पेल्टा नहीं है, डेल्टा है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, जो स्टार कनेक्शन रहता है ये स्टार्टिंग में मेंस कंडीशन में रहता है हमेशा, जब मोटर ऑफ कंडीशन में है, और उसके बाद में टाइमर लगा रहता है इसके अंदर, और टाइमर के द्वारा डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूल स्टार्टर की बात करें तो ये 5 HP तक मोटर को स्टार्ट करता है। इसके अंदर एनवीसी प्रोटेक्शन रहती है। नो वोल्ट कॉइल समाने से वोल्टेज कम होगा तो मोटर को ऑफ कंडीशन में कर देगा। ओवल सी प्रोटेक्शन रहता है, ओवल सी ओवरलोड कॉइल, और ये ओवरलोड से प्रोटेक्शन करवाता है। और बैकअप जो फ्यूज रहते हैं ये शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन करवाते हैं। ओके। स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें तो स्टार डेल्टा जो स्टार्टर रहता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज में लिया जाता है 3 HP से लेकर 15 या 20 HP तक। अलग अलग ऑप्शन आते हैं, 3 से 15 भी कह देते हैं, 3 से 20 भी कह देते हैं, इसलिए दोनों लिखी थी कंडीशन। अगर अपने पास रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की बात करें, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, तो ये 20 HP तक मोटर को स्टार्ट करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात करें, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात करें तो ये अपने पास 10 HP से लेकर 120 HP तक मोटर को स्टार्ट करता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात करें तो ये 120 से लेकर 425 HP तक मोटर को स्टार्ट करता है। ओके। तो अभी अपने पास ऑप्शन का आंसर 167 का रहेगा ऑप्शन। स्टार मेंस रहता है, टाइमर आएगा और डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 168। डीसी शंट मोटर में I2 बढ़ने पर आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, जिस कारण टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, जिसके कारण एक बिंदु पर VT अत्यधिक तेजी से कमी आएगी, उस बिंदु को क्या कहते हैं। जिस प्रकार ये आपने बना दिया, ये लोड करंट और ये टर्मिनल वोल्टेज, तो यहाँ पर ये इसका कर्व जो ऐसे रहता है और यहाँ आने के बाद में एक जंप से डाउन होता है। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक अत्यधिक तेजी से जो डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ओके। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास ए। 169। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन का फॉर्मूला स्थापित का चयन करो। तो अपने पास जो डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहता है,
आर्मेचर एक्शन पहले डीसी मशीन। आर्मेचर एक्शन क्या होता है, जब चालकों में नो लोड करंट फ्लो करता है तो मेन फील्ड के साथ इस प्रकार क्रिया करता है कि उसके सापेक्ष अपनी जो दिशा है वो चेंज कर लेता है, जिसके लिए जीएनए से एमएनए अपनी नई स्थिति स्थापित करता है और जीएनए को वहां तक ब्रश की जो स्थिति रहती है उसको स्थापित करना होता है, अन्यथा मोटर स्पार्किंग देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो डीसी अपने पास जनरेटर के अंदर, जनरेटर बात करें तो इसके अंदर जो लीडिंग एज पोल टिप रहती है, लीडिंग एज पोल टिप की बात करें तो इसके अंदर जो लीडिंग एज पोल टिप होती है इस पर जो फ्लक्स रहता है इस फ्लक्स की वैल्यू में कमी आती है। जबकि मोटर में बात करें तो लीडिंग एज पोल टिप के अंदर फ्लक्स जो रहता है इसमें वृद्धि होती है। और ट्रेलिंग एज पोल टिप की बात करें, ट्रेलिंग एज पोल टिप, तो इसके अंदर जो फ्लक्स रहता है उसके मान में वृद्धि होती है। ओके, लीडिंग एज पोल टिप की बात करें उसमें फ्लक्स में वृद्धि होती है, जबकि ट्रेलिंग एज पोल टिप के अंदर फ्लक्स जो रहता है उसके अंदर कमी होती है। लीडिंग एज क्या होता है कि अपने पास जो आर्मेचर है वो घूम रहा है, घूमते टाइम जो पोल का पहली जो साइड आएगी, पहला जो पार्ट आर्मेचर को टच करेगा, किसी स्पेस सिरे की बात करें, आर्मेचर में विशेष पॉइंट की बात करें, वहां जैसे आर्मेचर है ये पूरा, यहाँ पर इस स्थिति को मान लेते हैं और इसे घूमना स्टार्ट कर दें तो पोल आएगा अपने पास पहला, उस पोल की जो प्रथम साइड रहेगी, फर्स्ट साइड जो टच करेगी उस पॉइंट को, उसको ट्रेलिंग लीडिंग एज पोल टिप कहते हैं। जो दूसरा सिरा रहता है जो बाद में आता है उसे ट्रेलिंग एज पोल टिप कहते हैं। ओके, तो डीसी जनरेटर के अंदर जो ट्रिलिंग लीडिंग एज पोल टिप होती है उसके फ्लक्स में मान में वृद्धि होती है, इसीलिए ब्रश को आगे शिफ्ट करते हैं। जबकि मोटर के अंदर जो ट्रिलिंग एज लीड ट्रिलिंग एज पोल टिप रहती है इसके फ्लक्स के मान में कमी होती है, इसीलिए ब्रश को बैक शिफ्ट किया जाता है। ओके, तो डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन की बात करें तो इसके अंदर रहता है 4 थीटा डिवाइडेड बाय 360 गुणा आर्मेचर धारा अपॉन में नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ गुणा जेड अपॉन में 2p रहता है। अगर अपने बात करें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन तो 360 डिग्री माइनस 4 थीटा अपॉन में 360 गुणा आर्मेचर धारा अपॉन में नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ गुणा जेड अपॉन में 2p। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया अपने पास, सी ऑप्शन है अपने पास करेक्ट, आर्मेचर धारा अपॉन में नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ गुणा जेड अपॉन में 2p। ऑप्शन नंबर रहेगा ठीक सी। ओके, ठीक है। अब अपने बात करें क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो आर्मेचर एक्शन रहता है, थोड़ा बैक चल के और देखते हैं इसके बारे में। जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन रहता है, मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन, ये मैग्नेटिक पोल सेचुरेशन से पूर्व होता है, यानी कि पहले होता है। मैग्नेटिक पोल सेचुरेशन नहीं हुए उससे पहले होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन। और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन के कारण अपने आउटपुट में या मशीन के अंदर क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण ये फ्लक्स को, जैसे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन 90 डिग्री के एंगल से करता है, तो ये फ्लक्स के जो आर्मेचर है जो अपने पास, इसके कम्यूटेशन के अंदर अधिक स्पार्किंग देखने को मिलती है, अधिक स्पार्किंग देखने को मिलेगी। और अपने पास जो रहता है डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन, डीमैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन, ये पोल सेचुरेशन के बाद, पोल सेचुरेशन के बाद देखने को मिलता है। ओके, पोल सेचुरेशन के बाद, और इसके कारण आउटपुट जो रहता है, आउटपुट वोल्टेज के मान में कमी आती है। ओके, तो अभी अपने आंसर रह जाएगा सी, 360 माइनस 4 थीटा डिवाइड बाई 360 गुना आर्मेचर धारा पर में नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ गुना जेड अपन में 2p।
आर्मेचर तार रहेगी। ए अपने पास नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं, और जेड की बात करें तो नंबर्स ऑफ कंडक्टर रहते हैं, और पोल जो मशीन के अंदर पोल है वो है। नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ की बात करें तो लेप वाइंडिंग रहती है, उसके अंदर सिंप्लेक्स अगर बात करें, पूरा ही देखते हैं यार इसके बारे में, पूरा बताता हूँ आपको। अगर अपने पास लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग, और ये है वेव वाइंडिंग। लेप वाइंडिंग एक रहती है वाइंडिंग सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स रहती है। प्लेक्स की बात करें तो एक ट्रिप्लेक्स रहती है, एक रहती है क्वाड्रप्लेक्स। क्वाड्रप्लेक्स ओके। सिंप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ जो रहते हैं पोलों की संख्या के इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मैंने P इज इक्वल टू P ब्रैकेट में A। इसका मतलब पोलों के साथ नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये पूरे ऑप्शन इसी टाइप लिखूंगा मैं भी। इसके लिखने का मतलब है कि जो नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो पोलों की संख्या के इक्वल हैं, इसीलिए दोनों को बराबर में लिखकर A को ब्रैकेट में कर दिया। और वेव के अंदर बात करें तो सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू रहती है 2। ड्यूप्लेक्स में पोलों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो रहते हैं P गुणा 2 के इक्वल नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ, यानी कि जो पैरेलल पाथ होंगे वो पोलों की संख्या का दुगना रहेंगे ओके। और ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग की बात करें तो पोलों की संख्या इज इक्वल टू 2 गुणा प्लेक्स कर देंगे, और प्लेक्स अपने पास कितने हैं 2, तो ये हो जाएंगे नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ 4 ओके। ट्रिप्लेक्स के अंदर ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग में पोलों की संख्या इज इक्वल टू जो नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं उनकी संख्या रहेगी P गुणा 3 के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ। मतलब पोलों की जो संख्या रहती है उनके इक्वल जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो होंगे P गुणा 3 के इक्वल नंबर्स जो रहेंगे पैरेलल पाथ वो इक्वल रहेंगे पोलों की संख्या के ओके। ट्रिप्लेक्स की क्वार्टरप्लेक्स की बात करें तो पोलों की संख्या इक्वल टू रहती है P गुणा 4 के इक्वल्स नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ। जो क्वार्टरप्लेक्स लेप वाइंडिंग होगी उसके अंदर पैरेलल पाथ कितने होंगे, तो वो 4 गुणा पोल गुणा 4 के इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे ओके। ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग के अंदर रहती है पोलों की संख्या इक्वल टू नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 रहेंगे पैरेलल पाथ। और क्वार्टरप्लेक्स वेव वाइंडिंग के अंदर रहेगी पोलों की संख्या इक्वल टू समांतर पथों की संख्या 2 गुणा 4 के इक्वल नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ ओके। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। बीस लेप और वेव बाइंडिंग के बारे में लिखा है, दो ही बाइंडिंग रहती है डीसी के अंदर अपने पास। सिंप्लेक्स की बात करें तो इसके अंदर पोलों की संख्या इज इक्वल टू जो नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ हैं समांतर पाथ हैं उनकी संख्या रहती है पोलों की संख्या इक्वल। ए तो ब्रैकेट में लिखा है भी ये नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ है इसलिए ओके। ड्यूप्लेक्स के अंदर रहती है पोलों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पी गुणा 2 के इक्वल्स। ट्रिप्लेक्स में रहती है पोलों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या पी गुणा 3 के इक्वल्स। क्वार्टरप्लेक्स के अंदर पोलों की संख्या समांतर पथों की जो संख्या रहती है पोलों की संख्या के इक्वल में 4 गुणा पी गुणा 4 के इक्वल्स। सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग के अंदर जो नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहते हैं वो पी गुणा पी के इक्वल में रहेंगे 2, और डुप्लेक्स में रहेंगे पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर पाथ रहेंगे 2 गुणा 2 के इक्वल या 2 गुणा प्लेक्स कह सकते हैं अपने। ट्रिप्लेक्स में रहेगी पोलों की संख्या इज इक्वल टू समांतर पाथ 2 गुणा 10 के इक्वल्स। क्वार्टरप्लेक्स वेव बाइंडिंग के अंदर रहेगी जो पैरेलल पाथ नंबर्स ऑफ पैरेलल, इसके अंदर क्या होगा फलों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या पी गुणा 4 के इक्वल्स या पोल गुणा प्लेक्स के इक्वल नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ रहेंगे ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने। तो इसके अंदर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने 169 का सी। चलते हैं 170 क्वेश्चन की ओर। 170 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन में
ट्रांसपोजिशन व्यवस्था क्यों की जाती है? पहले तो बात यह है कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है, बताओ आप। ट्रांसपोजिशन व्यवस्था क्या रहती है, बताओ। क्या तीनों फेजों का कैपेसिटेंस कम करने के लिए रहता है, या लाइटनिंग से बचने का रीजन रहता है, या तीनों फेजों का इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज बैलेंस्ड करने के लिए रहता है, या तीनों फेजों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज बैलेंसिंग अनबैलेंस कम करने के लिए रहता है। तो ट्रांसपोजिशन जो ट्रांसमिशन लाइनें रहती है अपने पास, उनके अंदर कंडक्टर रहते हैं, हाई वोल्टेज पर पावर फ्लो करती है उनके ऊपर, उनके अंदर। तो उनके अंदर हाई वोल्टेज के कारण उनका मैग्नेटिक फ्लक्स आपसे मिलता है, शंट कैपेसिटर कंडक्टेंस रहता है। इसी कारण जो ट्रांसमिशन लाइन का ये जो आर फेज माने, ये आर फेज है, ये जो कंडक्टर आ रहा है ये वाई फेज का है, और ये जो कंडक्टर आ रहा है ये बी फेज का है। तो आर फेज वाला आएगा वाई के स्थान पर, और वाई वाला जाएगा बी के स्थान पर, और बी वाला जाएगा आर के स्थान पर। ओके, फिर यही कंडीशन आर वाला जाएगा बी के स्थान पर, और बी वाला जाएगा आर के स्थान पर, और आर वाला बी वाला जाएगा यहाँ पर वाई के स्थान पर। इसी प्रकार अपने को ये क्या मिला, बी जो आर फेज यहाँ पर है, और वाई फेज जो अपने पास है ये यहाँ पर है, और बी फेज रहेगा यहाँ पर। ओके, ट्रांसपोजिशन इस कारण किया जाता है कि तीनों फेजों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज जो होता है उससे बचाव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ये आपने कह सकते हैं कि तीनों फेजों का इलेक्ट्रोस्टैटिक अनबैलेंसिंग दूर करने के लिए, वोल्टेज अनबैलेंसिंग दूर करने के लिए, यह आपने कह सकते हैं कि तीनों फेजों का जो क्या होता है, इसके अंदर तीनों फेजों का इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज अनबैलेंसिंग को दूर करने के लिए संपूर्ण लाइन का रिलक्टेंस एक समान करने के लिए ट्रांसपोजिशन व्यवस्था की जाती है। एक समान करने के लिए ट्रांसपोजिशन अरेंजमेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 170 का। क्वेश्चन नंबर 171। 171, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टैंड स्टिल पोजीशन में थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टैंड स्टिल पोजीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी और रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्रमशः होगा। ओके, तो स्टैंड स्टिल पोजीशन के अंदर बात कर रहा है, तो इसके अंदर अपने पास क्या होता है, स्टैंड स्टिल पोजीशन है तो रोटर की स्पीड क्या होगी, तो अपने कह देंगे कि रोटर की जो स्पीड रहेगी ये होगी 0। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अपने लगाते हैं, स्लिप गुणा फ्रीक्वेंसी सप्लाई, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहती है। स्लिप का फॉर्मूला देखते हैं, सिंक्रोनस गति अपॉन में सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति अपॉन में सिंक्रोनस गति, सिंक्रोनस गति अपॉन में सिंक्रोनस गति। तो ये तो तीनों ही ऑप्शन गलत है, चौथा बच जाता है अपने पास, डी ऑप्शन करेंगे इसके अंदर। ओके, तो अपने फॉर्मूला खुद लिखते हैं इसके अंदर, बी सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में जो ये अपने स्लिप लेते हैं ये एक भिन्न के रूप में होती है, फ्रैक्शन के रूप में। ओके, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति करेंगे तो अपने को जो स्लिप मिलेगी, फिसलन मिलेगी, ये होती है आरपीएम के अंदर। अगर इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो अपन में सिंक्रोनस गति कर देंगे, और परसेंट में चाहिए तो गुणा 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपन में सिंक्रोनस गति, तो इससे अपने को क्या मिलेगी, फ्रैक्शन में भिन्न मिलेगी, गुणा। अब अपने को चाहिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला रहता है सिंक्रोनस, यहाँ पर सिंक्रोनस गति गुणा पोल अपॉन में 120।
ओके, तो यहाँ पर अपने को सिंक्रोनस गति, यहाँ पर जो रोटर स्पीड है ये क्या होगी, जीरो। तो अपने पास फॉर्मूला रहेगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा भाई। तो यहाँ पर रोटर गति जो है जीरो, तो सिंक्रोनस गति में से जीरो काटेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, वो मिलेगा सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड गुणा एन एस गुणा पी अपॉन में 120। तो एन एस गुणा पी अपॉन में 120, एन एस गुणा 120 अपॉन में, तो अपने को ऑप्शन बन रहा है ए एंड सी दोनों बन रहे हैं। अब अपने देखते हैं रनिंग कंडीशन के अंदर क्या कंडीशन होती है। तो स्लिप के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में सिंक्रोनस गति। अब तो ये सिंक्रोनस की कुछ जो रोटर स्पीड है ये कुछ ना कुछ तो स्पीड रहेगी, बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अपने रहेगा सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में सिंक्रोनस गति गुणा मल्टीप्लाई में लिखेंगे एन एस गुणा रोटर फ्रिक्वेंसी। तो जो सप्लाई जो फ्रिक्वेंसी है वो तो एक समान ही फॉर्मूला रहेगा, सप्लाई फ्रिक्वेंसी तो एन एस गुणा पोल अपॉन में 120। तो अपने पास सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति अपॉन में एन आर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई अपने पास सी। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अपन में एन आर लगा दिया रोटर स्पीड, यहाँ पर है सिंक्रोनस स्पीड लगेगा। ओके, तो अपने को स्टैंड स्टिल पोजीशन के अंदर रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो फ्रिक्वेंसी रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला रहता है स्लिप गुणा फ्रिक्वेंसी। स्लिप के लिए करेंगे एन एस माइनस रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस गति गुणा 120, सिंक्रोनस गति गुणा पोल अपॉन में 120। ओके, और स्टैंड स्टिल के अंदर रोटर स्पीड हो जाएगी जीरो। तो सिंक्रोनस में से जीरो काटेंगे तो सिंक्रोनस ही बचेगा, सिंक्रोनस अपॉन में सिंक्रोनस आ गया। और यहाँ पर अपने बचेगा सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड एन एस गुणा पोल अपॉन में 120। ऑप्शन नंबर रहेगा भाई सी। आज के दिन में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे 171 तक। कल के दिन में नेक्स्ट आगे करेंगे। वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। ओके, क्वेश्चन में कोई डाउट लगी आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 172 से स्टार्टिंग करेंगे।